भारत में ना मेडिकल और कानूनी नियम अक्सर बहुत सख्त होते हैं, मतलब एकदम पत्थर की लकीर जैसे। हाँ बिल्कुल, उनमें लचीलापन थोड़ा कम ही देखने को मिलता है। सही कहा। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जिसे हम आम भाषा में MTP एक्ट कहते हैं। राइट। अब ये कानून बहुत साफ तौर पर कहता है कि अगर किसी प्रेगनेंसी को 24 हफ्ते बीत चुके हैं तो उसको टर्मिनेट करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। राइट। 24 हफ्ते के बाद एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लग जाता है वहां पे। एग्जैक्टली। ये एक बहुत ही स्पष्ट और कठोर मेडिकल सीमा है जिसे पार करने की इजाजत किसी को नहीं मिलती। लेकिन मैं सोच रही थी क्या होता है जब इसी सख्त लकीर को पार करना ही एक 14 साल की नाबालिग बच्ची की जिंदगी, उसकी गरिमा और उसके मौलिक अधिकारों को बचाने का इकलौता रास्ता बन जाए। ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो पूरे कानूनी ढांचे को हिला देता है। क्योंकि देखिए, जब बात इंसानी शरीर और उसकी आज़ादी की आती है ना, तो नियम सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनकर नहीं रह सकते। हाँ, मतलब उन्हें इंसानियत के हिसाब से ढलना पड़ता है, राइट? बिल्कुल, उन्हें असली जिंदगी की मुश्किलों के हिसाब से बदलना ही पड़ता है। और वही हमारी इस गहरी चर्चा का आज मुख्य विषय है। हमारे पास ना जनसत्ता की एक बहुत ही डिटेल्ड न्यूज़ रिपोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट के एक बेहद महत्वपूर्ण फैसले का विश्लेषण करती है। इस फैसले की हेडलाइन ही अपने आप में बहुत पावरफुल है। अच्छा, क्या हेडलाइन है उसकी? उसमें लिखा है, नाबालिग को उसकी इच्छा के खिलाफ प्रेगनेंसी जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट। वाह, ये तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कोर्ट की तरफ से, है ना? तो हमारा इस चर्चा का लक्ष्य यही समझना है कि कानून आखिर मेडिकल रूल्स जैसे वो 24 हफ्ते की सीमा और संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बनाता है, और भारत में जो रिप्रोडक्टिव राइट्स या प्रजनन अधिकार हैं उनके नए मायने क्या निकल कर आते हैं इस फैसले से। ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस केस में जो अनोखी बात थी जिसने कोर्ट को नियम बदलने पर मजबूर किया, वो इसकी टाइमिंग थी। हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। जनसत्ता की रिपोर्ट पढ़ते हुए मुझे जो चीज़ सबसे ज्यादा हैरान कर गई वो ये थी कि इस नाबालिग लड़की की प्रेगनेंसी 7 महीने पार कर चुकी थी। 7 महीने, यानी MTP एक्ट की उस 24 हफ्ते की आखिरी सीमा से बहुत बहुत आगे। एग्जैक्टली, 7 महीने मतलब लगभग 28 या 30 हफ्ते। आमतौर पर तो इतनी देर बाद टर्मिनेशन नामुमकिन माना जाता है ना, कानूनी तौर पर। बिल्कुल नामुमकिन माना जाता है। और देखिए, इसके पीछे कोई हवाई बात नहीं है। MTP एक्ट की ये जो 24 हफ्ते की सीमा है, इसका एक बहुत ठोस मेडिकल आधार है। हाँ, किस तरह का आधार? मेडिकल साइंस में 24 हफ्ता वो टाइम होता है जब एक भ्रूण यानी फीटस वायबिलिटी की स्टेज पर आ जाता है। मतलब इस वक्त के बाद अगर फीटस को मां के शरीर से बाहर निकाला जाए तो मेडिकल सपोर्ट से उसके जिंदा रहने के चांसेस बन जाते हैं। ओह वाह, तो एक तरह से वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ बनने के बहुत करीब होता है। सही पकड़ा आपने। और दूसरी बात यह भी है कि इस स्टेज पर आकर अबॉर्शन का प्रोसीजर खुद उस मां की हेल्थ के लिए काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है। इसीलिए कानून एक रेड लाइन खींच देता है वहां पे। जी हुई ना बात। नाउ हियर इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। अगर लॉ और मेडिकल साइंस दोनों कह रहे हैं कि 24 हफ्ते के बाद रुक जाना चाहिए, तो जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुय्यन के बेंच ने इस नाबालिग लड़की को अनुमति क्यों दी? वही सबसे बड़ा सवाल है। मतलब मैं इसे एक एनालॉजी से समझती हूँ। ये तो वैसा ही है कि ट्रैफिक की लाल बत्ती हमेशा रुकने का इशारा करती है, राइट? ये नियम सबके भले के लिए है। लेकिन जब उसी लाल बत्ती के पीछे एक एम्बुलेंस खड़ी हो जिसमें किसी की जान जा रही हो, तो उस नाबालिग की जान और आज़ादी बचाने के लिए उस लाल बत्ती का नियम तोड़ना ही पड़ता है। बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया आपने। जब एम्बुलेंस पीछे हो तो नियम की भाषा बदल जाती है। हाँ, लेकिन मेरा सवाल यह है कि ट्रैफिक रूल तोड़ना एक बात है, मेडिकल और टाइम लिमिट तोड़ना अलग बात है। एक बार जब समय सीमा तय है तो उसे तोड़ने का आधार क्या बनाया गया कोर्ट में? कोर्ट ने इसका आधार उस भ्रूण की पोटेंशियल लाइफ और उस नाबालिग की एक्चुअल लाइफ के बीच का फर्क बताया। कोर्ट ने बहुत स्पष्ट किया कि अजन्मे बच्चे के संभावित जीवन से ज्यादा जरूरी उस मां, जो यहाँ एक 14 साल की बच्ची है, उसकी अपनी इच्छा और उसके अधिकार हैं। वेट, यानी पोटेंशियल लाइफ से ज्यादा एग्जिस्टिंग लाइफ को प्राथमिकता दी गई। एग्जैक्टली। कोर्ट का मानना था कि किसी भी पोटेंशियल लाइफ को बचाने के लिए आप एक जिंदा इंसान के शरीर को उसकी मर्जी के खिलाफ एक कंटेनर की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसकी मर्जी सबसे ऊपर है। ओके, लेट्स अनपैक दिस।
मैं इस फैसले की भावनात्मक साइड तो पूरी तरह समझ रही हूँ। एक नाबालिग को बचाना सबसे जरूरी है। लेकिन अगर हम प्योरली संविधान और रूल्स के नजरिए से देखें, हाँ बताइए। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब तक एमटीपी एक्ट जैसे रूल्स संविधान से टकराते रहेंगे, तब तक कोर्ट उन्हें इम्प्रैक्टिकल या अव्यवहारिक बताकर खारिज करता रहेगा? मैं सोच रही थी कि क्या इससे मेडिकल गाइडलाइंस की अहमियत कम नहीं हो जाएगी? ये एक बहुत ही वैलिड काउंटर क्वेश्चन है। अगर हम इसको एक बिगर पिक्चर में कनेक्ट करके देखें, तो कोर्ट यहाँ मेडिकल गाइडलाइंस को खारिज नहीं कर रहा है। तो फिर क्या कर रहा है? वो उन गाइडलाइंस को इंसानी स्वतंत्रता के दायरे में रख रहा है। कोर्ट ने इस पूरे मुद्दे को सीधे तौर पर संविधान के आर्टिकल 21 से जोड़ दिया है। आर्टिकल 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। बिल्कुल। और कोर्ट ने कहा कि जो रिप्रोडक्टिव चॉइस या प्रजनन चुनाव है, वो इसी आर्टिकल 21 का एक अटूट हिस्सा है। इसे बॉडीली ऑटोनॉमी या शारीरिक स्वायत्तता कहते हैं। यानी मेरे शरीर पर सिर्फ मेरा हक है। सही कहा। बॉडीली ऑटोनॉमी का सीधा मतलब यही है कि राज्य या स्टेट किसी भी महिला या नाबालिग की बॉडी पर उसकी मर्जी के खिलाफ कोई अधिकार नहीं जता सकता। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल नियम अपनी जगह हैं, पर अगर वो नियम किसी बच्ची को उसकी मर्जी के खिलाफ मां बनने पर मजबूर कर रहे हैं, तो वो नियम उस विशिष्ट सिचुएशन में इम्प्रैक्टिकल रेस्ट्रिक्शंस बन जाते हैं। अच्छा, मतलब रूल्स जनरल जनता के लिए ठीक है, पर जहां राइट्स का इतना बड़ा हनन हो रहा हो, वहां संविधान उन्हें ओवरराइड कर देगा? एग्जैक्टली। संविधान की ताकत उस रिस्ट्रिक्शन को प्रभावहीन कर देती है वहां पर। ये तो हुई कानून और संविधान के भारी शब्दों की बात। अब थोड़ा इन भारी शब्दों से बाहर निकलते हैं, क्योंकि इस पूरे फैसले के बीच में जो मानवीय पहलू है, ह्यूमन एलिमेंट, वो एक 14 साल की बच्ची है। हाँ, और वही सबसे जरूरी हिस्सा है इस डिस्कशन का। जनसत्ता की रिपोर्ट में उस नाबालिग के जीवन पर पड़ने वाले असर पर भी काफी डिटेल में चर्चा की गई है। फैसला आखिर एक इंसान की जिंदगी के बारे में है ना? सही बात है। कोर्ट ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि एक नाबालिग को अनचाही प्रेगनेंसी जारी रखने के लिए मजबूर करने के लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। लंबे समय तक पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव, किस तरह के प्रभाव की बात कर रहा था कोर्ट? देखिए, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ। एक 14 साल की बच्ची, जो खुद अभी बच्ची है, उसके ऊपर प्रेगनेंसी और मैटरनिटी का बोझ डालना उसको एक गहरे इमोशनल ट्रॉमा में ढकेल सकता है। उसका शारीरिक विकास रुक सकता है। और उसकी पढ़ाई का क्या? उसके करियर के जो अवसर आगे आने वाले थे, वो तो सब वहीं खत्म हो जाएंगे। उसकी सामाजिक स्थिति पर जो असर पड़ेगा वो अलग। बिल्कुल। और यही तो कोर्ट ने देखा। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि कोर्ट का नजरिया कितना दूरदर्शी या विजनरी है। वो सिर्फ आज की परेशानी या आज की उस मेडिकल कॉम्प्लिकेशन को नहीं देख रहे हैं। हाँ, वो उस बच्ची के अगले 50 साल का जीवन बचा रहे हैं। एग्जैक्टली। वो देख रहे हैं कि अगर इस प्रेगनेंसी को फोर्स किया गया तो ये एक लाइफ टाइम ऑफ सफरिंग होगी उसके लिए। मैं सोची थी इसको कैसे समझाया जाए। ये सिर्फ एक मेडिकल प्रोसीजर की बात तो है नहीं। एक नाबालिग पर ऐसे अनचाहा मातृत्व थोपना तो वैसा ही है जैसे किसी उड़ने वाले परिंदे के पंख काटकर उसे एक नए पिंजरे में कैद कर देना। बड़ी दर्दनाक एनालॉजी है ये, पर बहुत सच है ना? जहां उसकी पढ़ाई, उसका भविष्य और उसका बचपन सब कुछ खत्म हो जाता है एक ही झटके में। सही कहा। और कोर्ट ने इसको सीरियस मेंटल, इमोशनल और फिजिकल ट्रॉमा माना है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि किसी नाबालिग के साथ ऐसी जबरदस्ती करना एक कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है, संवैधानिक उल्लंघन। तो ये मान लेना चाहिए कि बॉडीली ऑटोनॉमी के मुद्दे पर इस केस ने एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट सेट कर दिया है। बहुत बड़ा। ये सिर्फ एक केस का फैसला नहीं है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? यानी आगे बढ़ते हुए इसका प्रभाव क्या होने वाला है? क्या ये जजमेंट बाकी देशों के लिए या आने वाले अन्य मेडिकल और कानूनी केसेस के लिए एक मास्टर की बन जाएगा? हर ताले की चाबी जहां भी बॉडीली ऑटोनॉमी का मसला उठेगा? हाँ बिल्कुल। देखिए, भारतीय कानूनी इतिहास में ये कानूनी नज़ीर बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये जजमेंट भारत में रिप्रोडक्टिव राइट्स की एक बहुत प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव व्याख्या को मजबूत करता है। प्रगतिशील व्याख्या मतलब हम फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं। सही बात है। ये इस बात को स्थापित करता है कि रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी व्यक्ति की अपनी पर्सनल चॉइस होती है। जब किसी व्यक्ति के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा हो, तो स्टेट यानी राज्य और जुडिशरी दोनों को उसके रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहिए। पता है क्या, ये साबित करता है कि सिस्टम का असली काम लोगों की फ्रीडम छीनना नहीं है,
बल्कि उस फ्रीडम की रक्षा करना है। एग्जैक्टली। लॉ लोगों की भलाई के लिए बनते हैं, उन्हें पिंजरे में डालने के लिए नहीं। तो अगर इस पूरे गहरी चर्चा को हम तेजी से समेटे तो आज का सबसे बड़ा टेकअवे ये रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 हफ्ते की उस सख्त मेडिकल सीमा के आगे जाकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। बिल्कुल। और आर्टिकल 21 के तहत शारीरिक स्वायत्तता या बॉडीली ऑटोनॉमी को सर्वोपरि माना। राइट। और सबसे मेन बात, किसी नाबालिग को जिंदगी भर के मानसिक और शारीरिक आघात यानी ट्रॉमा से बचाने को प्राथमिकता दी गई। ये चीजें दर्शाती हैं कि हमारा संविधान कितना जिंदा और सेंसिटिव है। हाँ, और सुनने वालों के लिए भी ये जानना जरूरी है कि उन्हें इसकी फिक्र क्यों करनी चाहिए। ये विश्लेषण एक बहुत बड़ी याद दिलाता है कि मौलिक अधिकार सिर्फ संविधान की मोटी-मोटी किताबों में छपे कुछ शब्द भर नहीं है। सही कहा, वो डेड टेक्स्ट नहीं है। वहीं तो ये जीवित कानून है, लिविंग लॉज, जो जरूरत पड़ने पर किसी न किसी आम इंसान की, एक 14 साल की बच्ची की रक्षा के लिए आगे आते हैं। और इसी में जस्टिस सिस्टम की असली जीत है। बिल्कुल। तो चर्चा को खत्म करने से पहले एक नया और थोड़ा सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल छोड़कर जाती हूँ। अच्छा, बताइए क्या सवाल है? अगर बॉडीली ऑटोनॉमी और रिप्रोडक्टिव राइट्स वाकई एक इंसान का सबसे मौलिक अधिकार है, जैसा कोर्ट ने कहा, तो क्या भविष्य में मेडिकल साइंस की तरक्की के साथ ये अबॉर्शन के लिए कानूनी समय सीमा या लीगल टाइम लिमिट्स जैसा कॉन्सेप्ट पूरी तरह से पुराना और बेकार नहीं हो जाएगा? ये तो वाकई डीप थॉट है ना? क्या एक वक्त आएगा जब कानून शारीरिक मुद्दों पर समय की कोई पाबंदी ही नहीं लगाएगा कि ये बॉडी मेरी है तो आखिरी फैसला भी सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा, किसी घड़ी या कैलेंडर का नहीं? ये एक ऐसी बहस है जो आने वाले वक्त में जरूर उठेगी। जरूर उठेगी। तब तक के लिए इस विषय पर अपने विचार जरूर करते रहेगा। आज की इस डीप डाइव में इतना ही।